हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हो लॉ विद रिया और मैं हूँ रिया शर्मा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 को पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892, ये दोनों कौन कौन से अधिनियम थे, इनके अंदर क्या क्या प्रावधान यानी कि क्या क्या प्रोविजन इनके अंदर थे, क्या क्या सुधार इन्होंने किए, क्या क्या था इनके अंदर, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। और किस तरह आपको लॉन्ग में आंसर लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते जाना। तो क्या होता है कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम को लागू किया जाता है। पहले हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को, उसके बाद आगे पढ़ेंगे 1892 को। ठीक है, इसी वीडियो में। तो बेसिकली इंग्लैंड की संसद के द्वारा 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब तक भारतीयों को भारत के शासन में जगह नहीं मिलेगी तब तक अंग्रेज भी शासन ठीक से नहीं चला पाएंगे। अब जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता है कि 1857 में क्रांति यानी कि विद्रोह हुआ था। कैसी क्रांति हुई थी? मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति कर दी थी, युद्ध हुआ था एक तरह से। ठीक है, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भारतीय हमसे खुश नहीं है। ठीक है, तो 1857 की घटनाओं ने ये बात समझा दी थी अंग्रेजों को कि जब तक भारत में भारतीयों को जगह नहीं मिलेगी, भारतीय शासन में जगह नहीं मिलेगी, तब तक अंग्रेज यहाँ पे अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया भारतीय जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, और अब भारत के नागरिकों को भारत में बहुत बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हो, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, बहुत जलील कर रहे हो उन्हें बुरी तरह से। तो ये बिहेवियर जो था ये इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो भारतीय एक दिन हमें पूरी तरह से यहाँ से गेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों को भी भारत के शासन में थोड़ी बहुत जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि इंग्लैंड की सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी थी कि भारतीयों की भावनाओं यानी कि भारतीयों की फीलिंग्स का निरादर यानी कि डिसरिस्पेक्ट जो है वो उनके लिए बहुत बेकार यानी कि बहुत घातक सिद्ध होगी। तभी क्या होता है कि इसी बीच भारतीयों के पक्षकार सर सैयद अहमद ने ये प्रस्ताव रखा कि भारतीयों को गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय होता था उसकी परिषद यानी कि उसकी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। अब मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि एक होता है गवर्नर जनरल और 4 होता है उसकी काउंसिल के मेंबर। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ने यही बात रखी थी कि गवर्नर जनरल, जिसे बाद में वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें इंडियंस भी होने चाहिए, यानी कि ये जो 4 के 4 सदस्य आपने बाहर के ले रखे हैं, गवर्नर जनरल भी बाहर का है, कोई ना कोई तो इंडियन होना चाहिए ना। तो ये बात आपकी सर सैयद अहमद ने बोली थी। अब क्या होता है कि इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्वीकार किया गया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि भैया ठीक है, आप बोल रहे हो कि काउंसिल में भारतीय होने चाहिए तो हम भारतीयों को रख लेंगे। अब लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के वायसराय थे। तो इंडियन ने जो डिमांड रखी वो इन्होंने मानी एक तरह से। ठीक है, अब 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में मेनली 3 प्रावधान। तो ये जो आपके मुख्य 3 प्रावधान हैं ये हैं केंद्रीय कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से संबंधित, केंद्रीय विधायिका यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव से संबंधित, और प्रांतीय विधायिका यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव से संबंधित। ठीक है, तो इन तीनों से संबंधित कुछ प्रावधान है। अब उन प्रावधानों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रावधान है केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान। इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर होते थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, यानी कि अब 4 मेंबर नहीं होंगे, अब 5 मेंबर होंगे। किस लिए? गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। ठीक है, और इनमें से 3 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने कंपनी या फिर क्राउन के अंदर 10 साल तक भारत में काम किया हो, यानी कि इन 5 में से 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कंपनी में लगभग 10 साल तक काम किया है। ठीक है, ऐसे 3 मेंबर होना जरूरी था। दूसरा यह है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपने विभाग के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। यानी कि काउंसिल में जो 5 मेंबर होंगे उन 5 मेंबर को कोई ना कोई विभाग यानी कि कोई ना कोई विभाग दिया जाएगा और ये 5 अपने अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, और परिषद में किए गए कार्य गवर्नर जनरल और काउंसिल के कार्य माने जाते थे, यानी कि अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया तो वो इन्हीं का माना जाएगा और वो गवर्नर जनरल की भी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, और गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने का और उन प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का भी अधिकार दिया गया था। यानी कि ये जो आपके केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित जो सुधार थे इनमें पहला सुधार तो ये था
कि जो 4 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में, ऐसा समझो कि गवर्नर जनरल की टीम में जो 4 सदस्य होते थे अब वो 4 नहीं होंगे, अब वो 5 होंगे। दूसरा, ये जो पांचों के पांचों सदस्य होंगे ये अपने अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, यानी कि जिम्मेदार माने जाएंगे। इन्हें विभाग दिया जाएगा, कोई ना कोई विभाग, जैसे भारत में शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, उसी तरह इन पांचों को कोई ना कोई विभाग दिया जाएगा और ये पांचों उसके लिए लायबल होंगे, ठीक है। और तीसरा ये था कि गवर्नर जनरल को नए प्रांत यानी कि नए नए प्रोविंशियल स्टेट्स बनाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल यानी कि जो आपका वायसराय था वो इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था, ठीक है। अब देख लेते हैं केंद्रीय विधायिका से संबंधित प्रावधान। तो इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार करके एक केंद्रीय विधायी परिषद बनाई गई, यानी कि जो इसकी परिषद यानी कि जो काउंसिल थे उसे और बड़ा करा गया और केंद्रीय विधायी परिषद बनाई गई, ठीक है। इसमें 6 से 12 सदस्य के प्रावधान थे, यानी कि 6 से 12 के बीच में, ठीक है। ये 12 के जो 12 सदस्य होते थे ये गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिसमें से आधे यानी कि 6 सदस्य भारतीय थे। इन्होंने यहाँ पे ये अच्छा काम किया कि इन्होंने भारतीयों को जगह दी। इन्होंने बेसिकली ये डिसाइड किया कि 6 से लेकर 12 तक हमारे मेंबर इस काउंसिल में होंगे, ठीक है। अब 12 ज़्यादा है, यानी कि 6 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो बेसिकली 12 थे। तो 12 के जो 12 सदस्य थे उन्हें गवर्नर जनरल लेके आता था, लेकिन उनमें से जो 6 सदस्य होते थे वो भारतीय होते थे, ठीक है। फिर क्या था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में परिषद की बिना अनुमति के अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया, यानी कि अधिकार दिया गया। बेसिकली ये जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है ये वर्तमान में भी राष्ट्रपति को मिला होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना है, लेकिन उसके जो परिषद के 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, जितने भी उसकी परिषद के मेंबर हैं वो मना कर दें कि नहीं आप नहीं बना सकते, ठीक है। और इमरजेंसी है कि गवर्नर जनरल को बनाना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में अध्यादेश जारी करके यानी कि एक तरह से गवर्नर जनरल अपनी मर्जी चला सकता है। फिर ये कुछ भी बोलते रहेंगे पीछे से, इनकी कोई भी मानी नहीं जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान में भी ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी मतलब इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करके कुछ भी मतलब कानून बना सकते हैं या फिर मतलब कोई भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो देश के लिए ज़रूरी हो, इसे बोलते हैं अध्यादेश एक तरह से, ठीक है। तो 2 सुधार आपके हो गए, एक तो केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित और एक केंद्रीय विधायिका से संबंधित। अब बात करते हैं प्रांतीय विधायिका से संबंधित क्या प्रावधान थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और मुंबई प्रांत की सरकार को कानून बनाने और उन्हें संशोधित करने की शक्तियां वापस कर दी जो 1833 के चार्टर के द्वारा छीन ली थी। यानी कि आपका 1833 का जो चार्टर था उसमें मुंबई से, मद्रास से पावर जो थी वो छीन ली गई थी। कौन सी पावर छीन ली गई थी? कानून बनाने की पावर छीन ली गई थी 1833 में। और अब ये जो 1861 का अधिनियम आया इसमें बेसिकली मद्रास और मुंबई को सरकार और कानून बनाने की पावर लौटा दी गई, ठीक है। ये हुआ था, यानी कि जो पावर पहले 1833 में छीन ली गई थी वो 1861 में लौटा दी गई, ठीक है। और प्रांतों को विधायी उद्देश्य के लिए अपनी समिति में अन्य व्यक्ति यानी कि अदर पर्सन ऐड करने का अधिकार दिया गया, जिससे वो कानून बनाने और संशोधन को मतलब ठीक से हैंडल कर सके। यानी कि मान लो किसी काम के लिए 2 मेंबर हैं, ठीक है, और 2 से ज़्यादा की ज़रूरत है, तो वो अदर पर्सन को ऐड कर सकते हैं। किस लिए ऐड कर सकते हैं? उन्हें मतलब कोई भी काम हो, जैसे कि कानून बनाने से संबंधित, संशोधन से संबंधित, ठीक है। तो बेसिकली ये अधिकार उन्हें दिया गया था। पहला अधिकार तो ये था कि जो उनकी पावर छीनी गई थी वो उन्हें लौटा दी गई और वो चाहें तो अपनी समिति में एडिशनल मेंबर यानी कि अदर पर्सन्स को ऐड कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो ये थे प्रांतीय विधायिका से संबंधित प्रावधान। आई होप आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए कि अगर आपको लीगल हिस्ट्री ए से लेकर जेड तक पढ़नी है, ए टू जेड पढ़नी है, तो चैनल पे आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे 1600 के चार्टर से लेकर एंड तक पढ़ाया जाएगा। आप चाहो तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्ले के सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। टॉपिक पे आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। यानी कि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस कब आई, तो जो कांग्रेस पार्टी है ये 1885 में आई। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है जब ये आई तो क्योंकि बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो आपकी बीजेपी आज है वो बीजेपी उस टाइम पे ज़्यादा मेन रोल में नहीं थी, यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को कुछ सुझाव दिए या फिर आप कह सकते हो कुछ आदेश दिए। अब क्या क्या आदेश कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को दिए? कांग्रेस ने बोला
कि आने वाले 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम हेतु समिति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आते ही बोला कि आप जो इंडियन काउंसिल एक्ट इन्होंने आते ही बोला कि आप जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाओगे, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो आप लाओगे, उसमें समिति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस ने बोला कि समिति के अंदर सदस्यों को नामित करने की जगह उनका चुनाव करना चाहिए। यानी कि इन्होंने एक तरह से सुझाव दिया कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी नामित कर लेते हो, यानी कि अपनी मर्जी से किसी को भी आप रख लेते हो, तो ऐसा मत करो, आप उनका चुनाव करो। जैसे कि वर्तमान समय में हम चुनाव करते हैं, चुनाव के द्वारा सरकार को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं। ठीक है। चुनाव होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है। तो कांग्रेस ने भी ये बोला कि अपनी मर्जी से किसी को मत रखो, आप चुनाव करो। ठीक है। और सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। और कांग्रेस ने बोला कि फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन भी विधायिका में होना चाहिए। यानी कि पहले फाइनेंस रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होता था। लाइक सरकार ने कितने पैसे दिए, कितने पैसे सरकार ने लिए, कितने पैसे दिए, कितने पैसे कहाँ पे खर्च करे। ठीक है। तो ये जो डिस्कशन था ये नहीं होता था, कोई पूछ नहीं सकता था कि ब्रिटिश सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, कहाँ पे किए, कहाँ नहीं किए। ठीक है। तो कांग्रेस ने बोला कि पैसों से संबंधित डिस्कशन भी होना चाहिए ताकि कोई भी पर्सन पूछ सके कितने पैसे आपने कहाँ खर्च किए, कहाँ खर्च नहीं किए। ठीक है। फिर कांग्रेस ने बोला कि सेना जो है उसमें सैनिकों की संख्या कम कर देनी चाहिए। कांग्रेस ने बोला कि बहुत सारे सैनिक हमारे यहाँ, इनकी संख्या कम कर दो। ठीक है। और कांग्रेस ने ये भी बोला कि भारत में सिविल सेवा भी होनी चाहिए। यानी कि जो यूपीएससी, एमपीएससी, यानी कि जितनी भी लोक सेवा आप देखते हो, उनकी डिमांड भी कांग्रेस ने रखी थी कि भारत में लोक सेवा यानी कि सिविल सेवा जो होती है, सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस वाली, उन्होंने बोला कि भारत में ये सेवा, ये परीक्षा जो है ये भी होनी चाहिए। तो ये 4-5 डिमांड थी, डिमांड बोल लो या फिर आदेश बोल लो, ये कांग्रेस ने रखी थी। यानी कि ये 4-5 सुझाव कांग्रेस ने दिए थे। किसे दिए थे? ब्रिटिश सरकार को। ठीक है। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भी माना कि यदि वो इन बातों को नहीं मानेगी तो कांग्रेस गुस्सा हो जाएगी। अब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस से इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, तो वो लोग भी गुस्सा हो जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने माना कि यदि वो प्रस्तावित सुझाव, यानी कि जो सजेशन इसने कांग्रेस पार्टी ने दिया, अगर वो उन सुझावों को मानती है तो भारतीयों का जुड़ाव और समर्थन प्राप्त होगा। यानी कि भारतीय कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे। ठीक है। तो ये सोचकर अंग्रेजों की सरकार ने सोचा कि चलो इन बातों को मान लेते हैं। फिर क्या होता है? उद्देश्य। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाना और सरकार के वित्तीय विवरण की चर्चा और प्रश्न पूछने की शुरुआत थी। यानी कि भारतीय कांग्रेस ने 2 बात रखी, मतलब 5 बातें रखी थी ना, तो उन 5 बातों में से एक बात तो ये थी कि समिति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए, और एक बात इन्होंने ये रखी थी कि पैसे से संबंधित डिस्कशन भी होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम आया, इसके मेनली 2 उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि जो मेंबर हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, और सरकार के वित्तीय विवरण की चर्चा और प्रश्न पूछने की शुरुआत भी होनी चाहिए। यानी कि कहाँ सरकार ने खर्च किया, कितने सरकार के पास आए, सारी चीज़ें, सारी बातचीत सब होगा। ठीक है। ये बातें इसके अंदर थी। अब पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधान, यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, या फिर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव इसमें आए, इसके द्वारा आए, या फिर क्या क्या इसमें सुधार हुआ। तो सबसे पहले केंद्रीय विधायिका से संबंधित प्रावधान पढ़ते हैं, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव से संबंधित प्रावधान। तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत केंद्रीय विधायिका में अतिरिक्त सदस्य, यानी कि एडिशनल मेंबर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए और 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10 से कम, यानी कि 11 रख लो, 12 रख लो, 13, 14, 15 कुछ भी रख लो, 16 रख लो, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ये था कि इसमें 6 सदस्य तो ऑफिशियल होंगे, यानी कि एक तरह से अंग्रेज बोल लो, और 10 होंगे नॉन ऑफिशियल, यानी कि नॉन आधिकारिक बोल लो, नॉन आधिकारिक। ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल यानी कि भारतीय होंगे, यानी कि यहाँ पे इन्होंने भारतीयों को जगह दे दी। इन्होंने बोला कि 10 सदस्य भारत के होंगे और 6 होंगे ऑफिशियल, यानी कि आधिकारिक सदस्य। 6 आधिकारिक सदस्य और 10 नॉन आधिकारिक सदस्य, उन्हें भारतीय बोला जाएगा। ठीक है। तो इसमें 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं, यानी कि इन्होंने बोला ना कि 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी कि 10 भारतीय होंगे, तो इन 10 भारतीयों में से 4 भारतीय जो थे वो मद्रास, मुंबई, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट के प्रांत से लिए गए। बाकी के जो 6 हैं वो अलग अलग जगह से लिए गए थे। ठीक है। अब इन परिषदों में अब सरकारी आय, व्यय, आय का मतलब है जो पैसे आए
और व्यय का मतलब है जो पैसे खर्च किए, ठीक है। तो इन परिषदों में अब सरकारी आय और व्यय के वितरण पर बहस हो सकती थी, यानी कि सरकार के पास कितने पैसे आए और सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, इनके ऊपर बहस हो सकती थी, ठीक है। और परिषद के सदस्यों को नियम के अनुसार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अब क्या नियम था? नियम ये था कि 9 दिन पहले, यानी कि 9 डेज पहले नोटिस देकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी कि उन्हें अधिकार दिया गया कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सरकार ने कितने पैसे उड़ाए, कितने पैसे बचाए, ठीक है, लेकिन आपको 9 दिन पहले नोटिस देना होगा, ठीक है। फिर है केंद्रीय विधायिका परिषद, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव बोर्ड। अब इसमें दो चीज़ें और हैं। यहाँ पे क्या है कि केंद्रीय विधायिका परिषद, यानी कि जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें इंडियन यानी कि भारतीय जो थे वो एडिशनल मेंबर कैन बिकम एडिशनल मेंबर, यानी कि एडिशनल मेंबर बन सकते थे। कि हमने यहाँ पे देखा ना कि 10 नॉन ऑफिशियल इन्होंने भारतीय रखने की बात की थी। इन्होंने बोला कि 16 से ज़्यादा या फिर 10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि 16 में सदस्य थे, सीधा सीधा आप इतना समझो। 16 में से 10 तो भारतीय थे और 6 अधिकारी लोग अलग थे, ठीक है। तो ये जो 10 भारतीय थे, इन्हें जगह मिली, कहाँ जगह मिली? इन्हें जगह मिली केंद्रीय विधायिका परिषद में, लेकिन केंद्रीय कार्यपालिका परिषद में इंडियंस नॉट अलाउ, यानी कि इंडियन जो हैं वो केंद्रीय कार्यपालिका परिषद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ नहीं थे, जबकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें एडिशनल मेंबर बनाया जा सकता था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक जगह तो उन्हें बना रहे थे मेंबर और एक जगह पे नहीं बना रहे थे, ठीक है। हालांकि प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया, भारतीयों को ऐड भी किया गया, लेकिन हर जगह ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं प्रांतीय विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान। इसमें भी अतिरिक्त सदस्य यानी कि एडिशनल मेंबर को जोड़ा जा सकता था। अधिकतम 20 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मेंबर इसमें जोड़े जा सकते थे, ठीक है। प्रांतीय विधायकों के अधिकारों का भी विस्तार किया गया था, यानी कि जो अधिकार थे उन्हें भी बढ़ा दिया गया था। जो प्रांतीय सरकार वगैरह के विधायकों के जो अधिकार थे उन्हें बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब ये क्या कर सकते थे? ये लोकहित के मामले पर अपने विचार दे सकते थे, यानी कि लोगों का कल्याण हो उससे संबंधित अपने विचार दे सकते थे और सरकार की नीतियों पर भी चर्चा कर सकते थे, यानी कि सरकार जो भी पॉलिसी ला रही है, जो भी पॉलिसी सरकार ला रही है उस पर चर्चा कर सकते थे, उस पर बात कर सकते थे ओपनली कि कैसी है, खराब है, बेकार है, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। पहले जो इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था वहाँ पे इन्हें 9 दिन पहले नोटिस देना था, लेकिन जो आपकी प्रांतीय विधायिका में अधिकार दिया गया था यहाँ पे 6 दिन पहले नोटिस देकर ये कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। और प्रांतीय विधायी परिषद जो थी इनमें केवल उन्हीं वित्तीय व्यय और खर्चों पर या फिर राजस्व पर चर्चा की जा सकती थी जो प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में थे, यानी कि अगर आप प्रांतीय सरकार के बीच में बैठे हो तो आप प्रांतीय विधायी परिषद के ही खर्चों की बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों की बात करोगे। तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे यही था कि आप जहाँ बैठे हो आप वहीं की बात कर सकते हो। अगर आप प्रांतीय विधायी परिषद में बैठे हो तो आप वहीं की बात कर सकते हो। आप केंद्र के खर्चे पर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है कि सदस्यों को उन विषयों पर यानी कि उन सब्जेक्ट पर, उन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था जो स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं थे, यानी कि आप स्थानीय सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते थे लेकिन उससे बाहर के क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। इसमें एक निश्चित संख्या में भारतीय यानी कि गैर आधिकारिक सदस्य होने आवश्यक थे, यानी कि भारतीय भी यहाँ पे रखने इम्पोर्टेंट थे। और उन्होंने सर्वप्रथम गैर आधिकारिक सदस्य यानी कि भारतीयों को शामिल करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ किए गए थे, यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने चुनाव का सिस्टम स्टार्ट किया था। यानी कि जो भारतीय कांग्रेस ने बोला था ना कि चुनाव कराने चाहिए, आपको खुद से बंदे नहीं रखने चाहिए, तो इन्होंने वही करा, इन्होंने इनडायरेक्टली चुनाव जो थे वो स्टार्ट करा दिए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की आंतरिक त्रुटियां या कमियां, यानी कि ये जो अधिनियम था इसमें कौन कौन सी कमियां रहीं, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस अधिनियम को लाने का जो श्रेय था यानी कि जो क्रेडिट है वो निस्संदेह कांग्रेस को जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद में परिवर्तन किया गया था और प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार दिया गया था, यानी कि अधिकार जो था वो सीमित था। ऐसा नहीं था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकते हो, आपको सीमित अधिकार दिया गया था क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। सभी प्रावधान होते हुए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई? सबसे पहली कमी ये थी कि चुनाव के नियमों को इस अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, परंतु यह नियम जो था वो पक्षपातपूर्ण था, यानी कि यहाँ पे चीटिंग होती थी। ऐसा नहीं था कि अच्छे से चुनाव हो रहे हैं, ये नियम जो था ये पक्षपातपूर्ण था। इन नियमों के अनुसार कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व जो था वो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा था और कुछ वर्गों का था ही नहीं। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि एक वर्ग है उसके बहुत सारे लोग हैं और एक वर्ग है जिसके लोग हैं ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चुनावों में चीटिंग सी थी।
दूसरा ये है कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रांतीय परिषदें तो गठित की गई, परंतु प्रांतीय परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो था वो नगण्य था। नगण्य का मतलब है ना के बराबर, यानी कि बोला था ना कि भारतीयों को आपको रखना है तो भारतीयों को रखा, लेकिन जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व था वो ना के बराबर था। इसी आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम का विरोध करा। उन्होंने बोला कि भैया ये बेकार है, आपने भारतीयों को रखा तो है लेकिन आप भारतीयों को बात सुनते नहीं हो, भारतीय कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये था। इसके अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य यानी कि गैर आधिकारिक सदस्य यानी कि जो भारतीय थे, भारतीयों के पक्ष को मतलब जो भारत के सदस्य जो मेंबर इनकी काउंसिल में थे वो भारतीयों के पक्ष को ही नहीं रख पाते थे, ठीक है, उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता था, उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता था कि वो भारत के लोगों की बातों को रखें, ठीक है। और सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो भारतीय थे वो संशोधित नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर सरकार ने बोला कि 1,000 रुपये हर महीने टैक्स देना है, ठीक है, और भारतीय जो सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते आप, तो भारतीय सदस्यों की सुनी नहीं जाती थी, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक होता था उसे गैर सरकारी सदस्य यानी कि भारतीय संशोधित यानी कि कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी विधेयक को वैसे के वैसे ही पास कर दिया जाता था, ठीक है। कुल मिला के हम कहें तो गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो भारतीय थे उनकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। ये हम बोल सकते हैं कि ये इस एक्ट की, इस अधिनियम की त्रुटियां यानी कि कमियां रहीं। एक्ट था, थोड़ा बहुत इसका काम था कि इंडियंस को ऐड किया गया, लेकिन ये एक तरह से बेकार ही था तब भी। तो लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। अगर आपको लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से संबंधित या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको किसी से भी चीज़ से रिलेटेड नोट्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं पेड नोट्स के लिए। उसके सिवा लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे चैनल है। यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, चाहो तो फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।